नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब, राइट। और आज मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हम लोग ओसी के फर्स्ट चैप्टर पे हैं और ओसी के फर्स्ट चैप्टर का हम लोग फेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो टेलर जी कौन थे, पहले वो समझ लेते हैं। टेलर कौन थे? टेलर एक मशीनिस्ट थे जो एक कंपनी में वर्क करते थे और उन्होंने धीरे धीरे मेहनत करके प्रोग्रेस कर कर उन्होंने चीफ इंजीनियर की पोस्ट हासिल की। और जब चीफ इंजीनियर की पोस्ट हासिल कर ली तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका जो वर्क था वो और बढ़ चुका था। उनके सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की वजह से उनका ये ध्यान था कि मैं कैसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करूं, हर एक टास्क को कैसे कंप्लीट करूं। तो उन्होंने एक तरीका क्या अपनाया? उन्होंने साइंटिफिक तरीके से अपने काम को करना शुरू किया। मतलब उनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी कीन था और ऑफ कोर्स साइंस स्टूडेंट होने की वजह से उन्होंने साइंटिफिक तरीके से सभी कामों को मैनेज करने के लिए सोचा और उसके ऊपर रिसर्च करना उन्होंने शुरू कर दिया। और ऑफ कोर्स ऑब्जर्वेशन और बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने एक साइंटिफिक मैनेजमेंट तैयार किया। मतलब एक ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स रेगुलेशन जिसको फॉलो कर कर आप आसानी से अपने कामों को मैनेज कर सकते हो। और इसीलिए उनको एक पदवी मिली जिसका नाम था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो इस तरह से टेलर थे। मतलब मशीनिस्ट के बाद चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के बाद उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली तो उन्होंने हर एक कामों को करने के लिए साइंटिफिक तरीका अपनाना शुरू किया। इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है और उसी के प्रिंसिपल आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। और पहला प्रिंसिपल क्या है? ऑफ कोर्स पहला देखिए, कभी भी कोई भी जो रिसर्च होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, वो कुछ ना कुछ खोजबीन करते हैं जो मेन ऑब्जर्वर होते हैं। जैसे ये भी थे, मतलब जैसे हम लोग ने हेनरी फ्यूल देखा था, तो हेनरी फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको उन्होंने बनाया और वो प्रिंसिपल फॉलो करते हुए अपने कामों को मैनेज करते थे, राइट। वैसे ही ये भी है सेम। और पहला प्रिंसिपल इनका क्या है वो शुरू कर लेते हैं, ठीक है। पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। जो पहला प्रिंसिपल है ये सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको कोई साइंस मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई एक रूल आपने बना दिया उसको आप फॉलो कर रहे हो। इनका ये कहना है कि ट्रायल और एरर मेथड यूज नहीं करना है। मतलब हमें ट्राई करके नहीं देखना है कि काम कैसे हो। हर एक कामों को, मतलब टेलर यहाँ पे हर एक कामों को प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से ऑब्जर्व कर कर उसको एक्सपेरिमेंट कर कर फिर उसको करवाना चाहते थे। एक क्योंकि हर एक कामों को करने के लिए क्या लगता है? एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर टाइम लगता है, ठीक है। एक प्रॉपर मेथड होता है उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से करने के लिए। तो फिर टेलर ने एक अपना ऐसा रूल बनाया, मतलब जो पहला प्रिंसिपल बनाया उसमें उन्होंने कहा कि हम ट्रायल और एरर मेथड यूज नहीं करेंगे। हमें कोई ट्रायल एंड मेथड यूज नहीं करना है, हमें उसके बदले हमें साइंटिफिक तरीके से इस कामों को करना है। और साइंटिफिक तरीके से काम कैसे हो सकता है? उसको प्रॉपर टाइम कितना लगता है, मतलब किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगता है उसको पहले पूरा ऑब्जर्व कर लो। कौन सा बेस्ट ऑप्शन है करने के लिए जिससे टाइम भी बचे, रिसोर्सेज बचे और सारे टाइप के रिसोर्सेज सेव हो, उसको पहले फाइंड आउट करो। एक स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने के लिए एक्सपेक्टेड टाइम, रिसोर्सेज कितना लगता है, उन सब को फाइंड आउट कर कर फिर उसको हम इजीली कामों को, किसी भी कामों को कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल यही है कि ट्रायल और एरर मेथड यूज ना करते हुए साइंटिफिक तरीका यूज करना है, ठीक है। तो कीवर्ड आपका यही है कि टेलर किसको फोकस नहीं कर रहे थे, किसको मना कर रहे थे करने से? ट्रायल और एरर मेथड को यूज किए बिना। पहला यही है ट्रायल एंड एरर मेथड, और दूसरा क्या? साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। जिससे क्या हो, जिससे एक प्रॉपर समय, प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आउटपुट निकल आए। तो ये सब तरीके अपनाने से क्या होगा? इजीली आपके कोई भी काम फटाफट हो सकते हैं। तो ये पहला रूल बना दिया। दूसरा क्या बनाया? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब हार्मोनी मतलब होता है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉई। मतलब एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। अगर अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो ऑफकोर्स उसका असर कामों पे पड़ेगा। तो हमें जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना है, उनके रिलेशन को सुधारना है। ये प्रिंसिपल उन्होंने बनाया क्योंकि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का
रिलेशन अच्छा होगा तो उनकी कामों में उसका असर दिखेगा। नहीं तो हमेशा अगर मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉय को डांटता फटकारता रहता है, उनकी प्रॉपर रिलेशन नहीं है, उनके प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, तो ऑफ कोर्स हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं बनेगा। और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है? प्रॉपर हार्मनी रिलेशंस क्रिएट करना होगा अमंग द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। ठीक है, और परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग उन दोनों के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब ये पॉइंट ये समझाना चाहता है कि हमें अच्छे रिलेशंस रखने हैं, कन्फ्लिक्ट से दूर रहना है, जिसका क्योंकि असर कामों पे पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कीवर्ड इसमें क्या होगा? हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट एंड क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर अचीविंग द डिजायर गोल। मतलब आपको हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना फैक्टली हो सकते हैं। दिस इज द सेकंड पॉइंट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। राइट, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या? यहां पे मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब कि हमें कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को फुल सेटिस्फैक्शन, फुल कोऑपरेशन दिलाना है। मतलब एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो चेंजेस होते हैं, जो एटीट्यूड होता है, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने। मतलब एम्प्लॉय का काम करते समय वो प्रेशर में ना काम करे, वो खुल के काम करे। मतलब उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो दिल से अगर काम करेगा तो ऑफ कोर्स कभी ना कभी उसके कामों के बदले उसका रिजल्ट, उसकी अचीवमेंट, कंपनी का प्रॉफिट, इन सब पे असर होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब इस पॉइंट में, मेंटल रिवॉल्यूशन पॉइंट में फोकस क्या है एग्जैक्टली? फोकस ये है एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे जो एटीट्यूड उन दोनों के बीच में होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। क्योंकि अगर हम उन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, मतलब हम मैनेजमेंट को ज़्यादा बेटर मानेंगे, एम्प्लॉय को अगर बेटर नहीं मानते, वो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, तब मन की शांति और दिल की शांति मिलेगी। ठीक है, और कोई भी हम गोल अचीव आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट आपका, मेंटल रिवॉल्यूशन। और इसमें कीवर्ड क्या बताया आपको? एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। आपस में जो उनके एटीट्यूड्स होने चाहिए वो प्रॉपर होने चाहिए, फुल कोऑपरेशन होना चाहिए, जिसका असर क्या होगा? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब तीन कीवर्ड्स हैं, तीन कीवर्ड वहां पे आप फॉलो करो, आसानी से पॉइंट बन जाएगा मेंटल इवोल्यूशन का। ओके, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब हमें कोऑपरेट सभी के साथ करना है, एक के साथ नहीं। मतलब कोऑपरेशन पूरे एम्प्लॉय के साथ होना चाहिए, एम्प्लॉय का मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। क्योंकि कोऑपरेशन होने से क्या होगा? टीम स्पिरिट बनेगी, एक बोल सकते हो ट्रस्ट बनेगा एक दूसरे के ऊपर। इंटरनल कंपटीशन क्या होगा? हेल्दी एनवायरनमेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, हेल्दी एनवायरनमेंट कंडीशंस पे कन्वर्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर कोऑपरेशन एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक के साथ अच्छा कोऑपरेट करते, दूसरे के साथ नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे हेल्दी एनवायरनमेंट पे असर होगा। और साथ में अगर कोई एम्प्लॉय कोई सजेशन प्रोवाइड करता है तो उसको डिसीजन लेते समय उस सजेशन को मानना है। ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय ने सजेशन दिया तो वो तो एम्प्लॉय है, उसके सजेशन हम क्यों माने? मैनेजमेंट जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल होंगे। ये रवैया नहीं होना चाहिए मैनेजमेंट का। एम्प्लॉय के डिसीजन, सजेशंस वहां पे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए मैनेजमेंट को। ठीक है, और एट द सेम टाइम रिलाइज फ्रॉम गोइंग स्ट्राइक। और ऑफ कोर्स यहाँ पे हम मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉय की सुननी चाहिए, तो एम्प्लॉय को भी मैनेजमेंट की सुननी चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि हाँ भाई कभी भी स्ट्राइक कर दिया, कभी भी अननेसेसरी डिमांड रख दिया, बोनस चाहिए हमको, हमको सैलरी बढ़ाकर चाहिए, हमें वर्किंग आवर कम चाहिए। इस तरह से एम्प्लॉय को भी अपने डिमांड, अनएक्सपेक्टेड डिमांड आगे रखने नहीं चाहिए मैनेजमेंट के सामने। मतलब कोऑपरेशन दोनों के बीच में होना चाहिए, सिर्फ मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, मतलब सिर्फ मैनेजमेंट कोऑपरेट करे ऐसा ना हो, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को भी कोऑपरेट करना चाहिए। जिससे क्या होगा? दोनों के रिलेशन अच्छे बने रहेंगे और काम अच्छे से होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली दोनों ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये था कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपको कामों को प्रॉपरली डिवाइड करना है। अब काम तो वैसे ही बटे होते हैं ना,
टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम अलग है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम अलग है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम अलग है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो हर एक लेवल अपने अपने कामों पे फोकस करते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका मेजर फोकस क्या है? प्लानिंग बनाना। मिडिल लेवल क्या है? उस प्लानिंग को एम्प्लॉय तक पहुंचाना, और एम्प्लॉय का काम क्या है? उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना। मतलब इस पॉइंट में हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको अपने सच्चाई के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ निभानी पड़ेगी, ठीक है। और मैनेजर लेवल जो है वो उनको एनकरेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्डर पास कर दिए काम हो जाएगा। अरे उनको कोई दिक्कत आ रही है उस पर सपोर्ट करो, उसमें गाइड करो, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करो। ये सब मैनेजर्स को करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? ओवरऑल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट क्या कहता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है 3 लेवल्स में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी है, लेकिन ऐसा नहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको गाइड, प्रॉपर कोऑपरेशन, प्रॉपर हेल्प हमेशा करनी चाहिए। तो कीवर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे आ जा रहे हैं, फटाफट उसको लिखो और उसको समझो, और अगर कोई डाउट आता है तो फटाफट पूछो। 6 पॉइंट पे चलते हैं। 6 पॉइंट क्या कहता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। अब डेवलपमेंट कैसे होगा? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, दोनों का डेवलपमेंट की बात हो रही है, और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस पे, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी पे। और कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंड करेगी? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के स्किल और उसकी कैपेबिलिटी। इसका मतलब जितने ज्यादा कंपनी में काबिल एम्प्लॉय होंगे उतना ज्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी, और जितना ज्यादा कंपनी की ग्रोथ होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा। और ये कंपनी क्या करती है? बीच बीच में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। जो काबिल एम्प्लॉय होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि वो ट्रेन होकर आएगा तो कंपनी के और कामों में सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, और जिससे अल्टीमेटली क्या होगा? कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे ये पॉइंट ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज गेट दी ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। मतलब दोनों का डेवलपमेंट होना जरूरी है। एम्प्लॉय को डेवलपमेंट कैसे होगा? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, और वो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर एम्प्लॉयर उसको प्रोवाइड करता है तो उसका असर प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा, और इससे अपॉर्चुनिटी और खुलेगी, कंपनी की एफिशिएंसी, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी में बढ़ेगी, और जिसका असर प्रॉफिट पे पड़ेगा। इसका मतलब इस पॉइंट में क्या क्या कीवर्ड्स हैं? स्किल एंड कैपेबिलिटी पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना होगा, और उसका असर किस पे पड़ेगा? एफिशिएंसी और प्रॉफिट पे पड़ेगा। ये 6 पॉइंट थे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ठीक है। टेक्निक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मतलब इस चैप्टर में अगर आप देखो, हेनरी फ्योल है और टेलर है, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया है तो ये चैप्टर में बहुत बड़ा नुकसान आप लोग कर रहे हो। और ये 2 टॉपिक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने कामों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे, राइट।